है कि हमारे देश के तमाम हिंदू मुस्लिम जितने और भी संप्रदाय के लोग हैं, सबको अपनी एकता पूरी ताकत के साथ बनाए रखनी चाहिए। और सरकार के इस प्रकार के जो नापाक इरादे मंसूबे हैं उसे शिकस्त देनी चाहिए उन्हें। इसकी पहल कौन करेगा? हाँ जी, पहल कौन करेगा? पहल हम करेंगे, देश के नागरिक के रूप से करेंगे। मेरे जैसे सन्यासी भी करेंगे और अमित जामी जैसे युवा नेता भी करेंगे, और हमारे साथ मासूम भाई हैं नशावरत के नेता। इस तरह से सभी संप्रदायों के सब लोग मिलकर के हम लोग कोशिश करेंगे। सर्वधर्म संसद भी हमारे साथ है, आर्य समाज भी साथ है। मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी देशभक्त ताकतें हैं हम सबको इकट्ठा करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से ले करके बसेड़ा गांव तक पदयात्रा करके दिखाएंगे। हम पूरे मुल्क को जगाएंगे और ये कहेंगे कि जो हुआ है पूरे देश की इससे एक चेतावनी, एक वार्निंग लेनी चाहिए। क्योंकि मुजफ्फरनगर हुआ और हम उस समय 8 बार गए, एक एक सारी चीज़ों को मैंने एक एक गांव में जा करके देखा, और मेरा उस समय पूरा निष्कर्ष ये था कि मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ नहीं था, कराया गया था। उसके पीछे पूरी इसी तरह की सोची समझी रणनीति थी, और उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने। जो परिणाम आया उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को जहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ा करके भी वो कहते थे, तो कहते थे 40 सीटें आएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ाते 45 तक। लेकिन उनको भी आश्चर्य हुआ जब उनको 70 से ऊपर 73 सीटें मिली उत्तर प्रदेश से। तो ये जो पोलराइजेशन की राजनीति है वो उस समय से शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। और इस समय बिहार में उनके कहीं न कहीं पांव उखड़ रहे हैं, इसलिए अमित शाह भी सारा काम छोड़ करके बिहार में डेरा डाल के बैठे हैं, और सारे मंत्रिमंडल को, केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने झोंक रखा है चुनाव के लिए। तो बीजेपी की पूरी इस समय हवा उड़ी हुई है, और उनको लग रहा है कि बिहार हार गए यदि हम, तो हमारे लिए फिर दिल्ली में भी हुकूमत कर पाना बाकी समय के लिए मुश्किल होगा। इन्होंने जो कांड किया है, जिस तरह की प्रवृत्ति अभी अपनाई है, सजा कैसी होनी चाहिए इनको, और क्या आप उसके लिए कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले नंबर पर अखिलेश की सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो नामजद रिपोर्ट FIR सामने लाएं, एक एक व्यक्ति का नाम बताएं जिसके खिलाफ, और ये सारी की सारी घटना की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, सर्वोच्च स्तर पर और पूरे घटना चक्र की जांच की जाए, किसके किसके हाथ, लंबे लंबे हाथ कहाँ तक हैं। और आज जो जा कर के वहाँ महेश शर्मा जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, आप लोगों को ध्यान होगा कि जब ये घटना 2002 में घटी थी गुजरात के दंगों के समय, तब भी यही कहा गया था, एक्शन का रिएक्शन होता है। ध्यान होगा आपको, यही शब्द थे उस समय। न्यूटन का लॉ कोट किया गया था, क्रिया की प्रतिक्रिया। हाँ, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो ठीक उसी अंदाज से आज महेश शर्मा बोल रहे हैं, और न्यूज़ मीडिया के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ इस प्रकार के हाथापाई को कर रहे हैं, गाँव वालों से करवा रहे हैं, ये सब उसी का हिस्सा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनका पर्दाफाश होगा, और जो कुछ RSS और उसका पूरा परिवार, जिसमें विश्व हिंदू परिषद शामिल है, जिसमें बजरंग दल शामिल है, जिसमें ये तमाम दूसरे राम सेने जैसे और भी तमाम संगठन शामिल हैं जो दाभोलकर की हत्या कर रहे हैं, कोई सनातन संस्था, ये सब जो हिंदुत्व एक लॉबी बनाई हुई है, हिंदू समाज बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं करता। हिंदू समाज ऐसे लोगों को रिजेक्ट करता है, जो हिंसा की राजनीति, घृणा की राजनीति करने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा संघ परिवार घृणा और इस तरह का वैमनस्य फैला रहा है, गंदी गलत राजनीति कर रहा है। आज जब कोई काम कहा जाता है इनके नेताओं को कि ये विश्व हिंदू परिषद के नेता ने इस तरह का बयान दिया इसी दादरी के संदर्भ में, तो कहते बीजेपी के नेता ने नहीं दिया, विश्व हिंदू परिषद अलग है। जब चुनाव लड़ने का वक्त आता है तो विश्व हिंदू परिषद इनका हिस्सा बन जाता है, वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। RSS पूरा एड़ी चोटी का प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है कि जिताना है हर हालत में। फिर पूरे प्रधानमंत्री से लेकर के
सारा केंद्रीय मंत्रिमंडल उनके सामने पेश होता है, मीटिंगें होती हैं। अभी दूसरे मंत्रियों के साथ उनकी कवायद जारी हो गई है दिल्ली के अंदर। कहने का मतलब संघ परिवार पूरी तरीके से बीजेपी का हिस्सा है और बीजेपी संघ परिवार का हिस्सा है। दोनों के बीच ये जो झूठी दीवार खींची गई है, ये बिल्कुल धोखे की टट्टी जिसको कहते हैं वो है ये। और इसलिए सांप्रदायिक ताकतें इस तरीके से देश को आग में झुलसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको, पूरे देश को आगाह करते हैं कि इनसे सावधान रहें। और हम किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहे। सांप्रदायिक ताकतें जिस तरीके से राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, घृणित हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं, हम उसकी पुरजोर मजम्मत और निंदा करते हैं। पुलिस को पहुंचने में करीब 2 घंटे लगे। अब तक जो यूपी की सरकार आई है 2012 से, तब से अब तक जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स आई हैं, हर साल जो भी राइट्स हुए हैं पूरे देश में सबसे ऊपर है यूपी का ग्राफ। तो आपको लगता है अभी दादरी का हुआ, मुजफ्फरनगर और अस्थान का था, और कितने सारे दिल्ली के करीब भी बहुत सारे हरियाणा के करीब मथुरा में हुआ, फैजाबाद में हुआ, सहारनपुर में हुआ। आपको क्या लगता है कि इसके लिए सेंटर जिम्मेदार है, क्या यूपी की सरकार कहीं जिम्मेदार नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन तो उसके हाथ में है। इसी में ऐड है, इसी में ऐड। सर इसमें आप लंबे हाथों की बात कर रहे थे, तो क्या लंबे हाथ अखिलेश को नहीं? सर घटना किसी की भी हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने किसी को बख्शा नहीं है। मैंने कहा है कि अभी तक उन्होंने नामजद रिपोर्ट कैसे दर्ज नहीं हुई है, इसमें अखिलेश सरकार जिम्मेदार है। और लेकिन इसके लिए मैं उनको दूसरे उसका पक्ष भी है, गांव के लोग क्या उस परिवार के लोग कह रहे हैं कि 15-20 मिनट के अंदर अंदर सायरन बजाते हुए उनकी गाड़ियां नहीं आती तो बाकी परिवार के लोग जो बच गए हैं वो भी शायद जिंदा नहीं बचे हुए होते उस रात को। लेकिन पुलिस का आना वहाँ पर मुस्तैदी के साथ ये एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ ये उन लोगों को ये प्लान भी तो हो सकता है, ये प्लान भी तो हो सकता है कि पहले वारदात करो, उसके बाद में उनको बचाने के लिए पहुंच जाओ ताकि कुछ भी सेक्युलरिज्म का ढिढोरा पीट सके। मुजफ्फरनगर के दंगों में भी हमने उनका पक्ष नहीं लिया। लेकिन आपके मुजफ्फरनगर में भी हमने कहा था कि दोनों तरह की सियासी ताकतों ने उसका फायदा उठाया, एसपी ने भी और इधर बीजेपी ने भी। तो एसपी लीडर भी अभी तक कोई वहां नहीं पहुंचा, ठीक है, कोई मंत्री नहीं पहुंचा। देखिए, पुलिस में सांप्रदायिकता का जो पूरा मामला है, ये कोई ढका छिपा नहीं हुआ है कि वो गठजोड़ के साथ इस तरह के काम होते, जैसे कि अटाली में हुआ। अटाली के जो डीएसपी बहुत ही ओपनली बोलते हैं कि मैं तो आरएसएस का मेंबर हूँ और अभी भी वो टिके हुए हैं। तो यूपी में भी ऐसा इस बात से खारिज नहीं किया जा सकता कि वहां की जो पुलिस तंत्र है वो उसमें हिस्सेदार ना हो। लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह जी को या अखिलेश जी को एटलीस्ट 48 घंटे के अंदर वहां पे कम से कम अगर वो आके खड़े हो जाते तो जो आगे चीजें हो रही हैं उस पर जरूर लगाम लगती। लेकिन नहीं आने से जाहिर सी बात है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका मुंह और चौड़ा हो रहा है। एक बात मैं जोड़ दूं, एक बात मैं आपको जोड़ दूं कि स्वामी जी ने अभी अरुण जेटली से मिलकर बीफ पर जो है एक्सपोर्ट पर जो है मीट एक्सपोर्ट पर एक बात की थी। अभी एक साथी ने हमारे पूछा प्रेस के, आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी की आज की सरकार में 16% ज्यादा मीट का जो है एक्सपोर्ट हुआ है। भारत के मुसलमान परेशान हो गए हैं फतवे देते देते। हम बड़े हुए हैं जौनपुर में, आजमगढ़ में स्कूलिंग की है हमने, आज से आज तक हमने कहीं नहीं देखा कि गाय की कहीं पर गौ कशी होती हो। देवबंद ने, नदवे ने न जाने कितने फतवे दिए देश के लोगों से। मुसलमान क्या करें? अल कबीर का नाम सुन लीजिए आप, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। मेक इन इंडिया जो मोदी जी की वेबसाइट है उसमें जाइए, लेदर इंडस्ट्री में जाइए, फिर जाइए काऊ एक्सपोर्टर, काऊ लेदर एक्सपोर्टर। दिल्ली में जो 20 लिस्ट है, 18 लिस्ट में जैन साहब, शर्मा साहब, फलाना साहब, धमकाना साहब। मैंने इंद्रेश जी से भी एक टेलीविजन चैनल में मैंने कहा था कि जरा जाकर आप अलकबीर के बाहर आप धरना देकर दिखाइए कि वाकई आप लोग गौकशी के खिलाफ हैं। मुसलमानों ने तो देवबंद में फतवा करके दिखा दिया था, पूरे देश को बोला कि भाई ये हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं, हिंदू भाई हैं, इनके भावना की बात है। और स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात अटाली में कही थी, मैं यही बात रिपीट कर देना चाहता हूं। इसको आप मेरा भी जज्बात समझ लीजिए। स्वामी जी ने कहा था जाट भाइयों से कि मुसलमानों को कितना दबाओगे तुम लोग,
तुम एक दिन दबा के इनको अगर किनारे फेंक दोगे और किसी दिन इन्होंने हथियार उठा लिया, नुकसान किसका होगा? नुकसान ना हिंदू का होगा, नुकसान ना मुसलमान का होगा, नुकसान इस मुल्क का होगा। तो हम निवेदन करते हैं, अल कबीर जैसे जितने बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जो लोग इनको बीजेपी को चंदा देते हैं, समाजवादी को चंदा देते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है बैन करिए एक्सपोर्ट। हम चाहते हैं कि देश के गरीब लोगों को भी अगर भैंस या पड़वे का गोश्त जिनको खाना है, जो खाना पसंद करते हैं, वो खाएं, उनको थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। एसडीएम का पीड़ित परिवार को धमकाने का मामला सामने आया है। एक मिनट मैं चाह रहा हूँ, ये अफवाह है, बाकी बातें मासूम राधाबादी साहब भाई भी मुशावरत बात की तरफ कर से लें, लेंगे। फिर सवाल हो जाएंगे, हैं? पहले दोस्तों, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ, जिसकी आज सुबह एक बहुत डिटेल मीटिंग हुई थी और हमने इस इशू को डिस्कस किया है वहाँ पर। सबसे पहले मैं इस मुल्क के मीडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिसने इस पूरे इशू को बड़ी ईमानदारी के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। मीडिया का जो किरदार है इस मामले में, और जो मीडिया हमें जो कुछ सिखाया गया है कि मीडिया को हमेशा ऑप्रेस्ड लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, जो मजलूम हैं उनका साथ देना चाहिए। आज यही किरदार मीडिया ने अदा किया है दादरी के मामले में, और उस पूरे वाक़े को उसकी तमाम मजलूमियत के साथ और जालिमों के तमाम किरदार के साथ पेश किया है। जो कुछ उस गांव में उस रात को हुआ है वो बहुत तफसील से आपके सामने है। इस मामले में सबसे ज़्यादा काबिल मजम्मत किरदार मरकज़ी हुकूमत का है। मरकज़ी हुकूमत के एक वज़ीर जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हुआ है, वो इसे बराबर एक हादसा, एक एक्सीडेंट करार दे रहे हैं। शर्मनाक बात यह है कि सैकड़ों लोग एक घर में घुस कर के एक बेगुनाह इंसान को कत्ल कर देते हैं और उन लोगों को इकट्ठा करने की अपील की जाती है, और दरिंदगी और बर्बरियत की सारी सीमाएं फलांग करके लोग इस तरह से उसको मारते हैं, उसके बेटे को जख्मी करते हैं, जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। मुझे एक बात का और डर है जिसकी तरफ कम लोगों की तवज्जो गई है। दानिश नोएडा के जिस अस्पताल में जिसका इलाज हो रहा है, कैलाश अस्पताल, वो भी डॉक्टर महेश शर्मा का अस्पताल है। आप ज़रा गौर कीजिए कि दानिश इस वाक़े का अकेला आई विटनेस है और दानिश को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। उसको एक तरह से वहाँ कैद में रखा गया है, कोई उससे मिल नहीं सकता है और उसकी क्या हालत है हमें नहीं मालूम। उसकी जो भी खबर बाहर आती है वो डॉक्टर महेश शर्मा के ज़रिए से बाहर आती है। डॉक्टर महेश शर्मा के बारे में आपको मालूम है कि उन्होंने पिछले दिनों एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर और उनके पैट्रियटिज्म पर सवाल उठाया था। उन्होंने डॉक्टर कलाम के बारे में कमेंट्स करते हुए कहा था कि हैरत है, डॉक्टर कलाम मुसलमान होते हुए भी पैट्रियट थे और मुहिब वतन थे। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। अखलाक अहमद जिसका कत्ल किया गया है, उसका बेटा हिंदुस्तानी फिजाइया में मुल्क की खिदमत का काम अंजाम दे रहा है, सरहदों की हिफाजत का काम कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री बड़ा सीना चौड़ा करके 56 इंच का कहते हैं कि हमारी सरहदों पर कोई निगाह नहीं डाल सकता। जो लोग सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके ख़ानदान के साथ, उनके बाप के साथ, उनकी माँ के साथ, उनकी बहन के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनके बेटे के साथ जो सलूक होता है, वो इस मुल्क के लिए मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती है। आज प्राइम मिनिस्टर, जब से ये सरकार आई है, लगातार ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, ऐसे मुद्दों को उछाला जा रहा है जिससे हिंदू और मुसलमान के दरमियान में लड़ाई झगड़ा पैदा हो। ये गौकशी का मसला क्या है? ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का मसला है। हिंदुओं से मुसलमानों की कोई लड़ाई नहीं है इस देश में। हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते हैं, साथ साथ जीते हैं, साथ साथ सफर करते हैं, साथ साथ खाते हैं। खुद उस जिस दिन बकरा ईद का दिन था, ईद उल अजहा के दिन, उस घर में कई हिंदू खानदानों ने गोश्त खाया था। आज नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, कई लोग वहां गोश्त खाने के लिए आए थे उसी घर के अंदर, और उसी घर के लोगों को मारा गया। तब ये नहीं पता लगाया गया था कि ये गोश्त किस चीज का है। आज जो लोग ये कहते हैं कि गोश्त जो है फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है,
क्या मतलब है इस चीज़ का? एक इंसान की लाश पड़ी है और आप कहते हैं कि गोश्त को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। जो मिनिस्टर है वो ये शर्मनाक बयान देते हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में उनके साथ इंसाफ होगा। कौन सा इंसाफ होगा? किस किस्म का इंसाफ आप कायम करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर? मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए ये हुकूमत जो ये कहकर के इक़्तिदार में आई थी कि वो सबकी तरक्की और सबका विकास और सबका साथ का नारा लगाएगी, आज वो इस मुल्क में एक बिल्कुल ही खतरनाक एजेंडे पर काम कर रही है। और आपको मैं बता दूं कि अभी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे। इस खबर को, अखलाक अहमद की इस खबर को अमेरिका के सारे अखबारों ने शाये किया, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या गार्जियन हो। उन्होंने बहुत नुमाया तौर पर इस खबर को शाये किया। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं जिन लोगों को आप यहाँ बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस बात का ये दिखा करके कि यहाँ अमन अमान है। कहाँ अमन अमान है? कहाँ इंसाफ है? बहरहाल ये तमाम चीज़ें इंतहाई काबिल मजम्मत हैं और स्वामी अग्निवेश जैसे लोग जो इस मुल्क में सेकुलरिज्म के, जमहूरियत के, इंसान दोस्ती के एक सिंबल हैं, हम उनके साथ इस लड़ाई में लम्हा लम्हा साथ हैं।